हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। फिर मैं लेकर आ रही हूँ इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि मैं कल बता चुकी हूँ कि इतिहास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद एक दो टॉपिक्स थ्योरी होंगे, उन थ्योरी को भी एक वीडियोज में कंप्लीट करवा दी जाएगी। कल तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जीवित प्राणियों में केवल मानवों में ही भाषा पाई जाती है, क्यों? स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जीवित प्राणियों में केवल मानव में ही भाषा पाई जाती है, क्यों? स्पष्ट करें। कहा कह रहा है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, सजीव हैं, उनमें केवल मानव में ही भाषा पाई जाती है, क्यों? इसके बारे में लिखना है, स्पष्ट करना है। आइए क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि विश्व के, उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है विश्व के समस्त जीवित प्राणियों में केवल मानव द्वारा ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहा कह रहा है कि पूरे विश्व में समस्त जीवित प्राणियों में केवल मानव में ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के विकास से जुड़े निम्नलिखित मत होमोनिड मानव भाषा के रूप में हाव भाव तथा हाथों की चेष्टा का उपयोग करता था। कहा जा रहा है कि भाषा के रूप में मतलब किस प्रजाति, किस मानव के द्वारा भाषा का उपयोग किया गया था। तो भाषा का जो उपयोग है हैन होमोनिड मानव के द्वारा किया गया था। भाषा का जो उपयोग है वो किसके द्वारा? विश्व के अंदर तो हैन होमोनिड मानव के द्वारा किया गया था। उस समय भी भाषा नहीं थी, उस समय भी सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि लिखा हुआ है, भाषा के रूप में हाव भाव तथा हाथों की चेष्टा का प्रयोग किया जाता था। मतलब भाषा के रूप में कुछ अपने हाव भाव इशारों के द्वारा ही बातें करते थे, जिसको सांकेतिक भाषा आज के व्याकरण में से हम क्या कहते हैं? तो सांकेतिक भाषा कहते हैं। ध्वनि तथा हाव भाव और चेहरे के भाव द्वारा अपनी बात समझाना बोलचाल की भाषा से पूर्व का था। कहा क्या जा रहा है कि ध्वनि तथा यानी कुछ ध्वनि, अलग अलग तरीके की ध्वनियां थी, तो कुछ ध्वनि तथा हाव भाव द्वारा मतलब हाव भाव के द्वारा, चेहरे के भाव द्वारा अपनी बात समझाना बोलचाल की भाषा से पूर्व की भाषा थी। ये जो सांकेतिक भाषा है वो बोलचाल की मतलब अभी की जो हमारी भाषा है, इन भाषाओं से पहले की भाषा थी। भाषा धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ, मतलब धीरे धीरे विकसित हुआ। उस समय जो भाषाएं थी बहुत कम वर्णों की हुआ करती होंगी, ऐसा मानना है। मतलब इतिहासकारों का यह मानना है कि उस समय जो भाषा थी वो कम से कम मतलब ध्वनियों की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुई है? तो उसमें विकास आया, विकसित हुआ, भाषा विकसितशील हुई है। मानव भाषा का प्रारंभ प्राइमेट में पाई गई आवाजों में हुआ है। कह रहे कि आज की जो मानव है, इन मानव की जो भाषाएं हैं, ये भाषा किन मानवों के द्वारा हुई थी? तो प्राइमेट्स में पाए जाने वाली आवाजों के द्वारा। प्राइमेट्स जो जाति हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्राइमेट्स में पाई जाने वाली आवाजों के द्वारा क्या हुआ? तो भाषा का प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक अवस्था में मानव के पास भाषा के रूप में कम ध्वनियां रही होंगी। पहले ही बोल चुकी हूँ कि यह मानना है इतिहासकारों का कि प्रारंभिक भाषा में किसमें? तो प्रारंभिक अवस्था में मानव के पास भाषा के रूप में कम ध्वनियां रही होंगी। धीरे धीरे इनका विकास भाषा के रूप में हुआ है। मतलब इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभिक समय में मानव के पास जो है भाषा के लिए, बोलने के लिए कम से कम ध्वनियां रही होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ? तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन हमारा है कि आदि मानव के दो पैरों पर चलने का क्या लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आदि मानव जो थे उनके दो पैरों पर चलने का क्या लाभ हुआ? मतलब उन्हें लाभ क्या हुआ दो पैरों पर चलने से? पहले वो चार पैरों पर चला करते थे, जैसे बंदर होते हैं। उस समय में कई प्रजातियां जैसे चिंपैंजीज वगैरह होती थी। उसी तरीके से मानव भी जो है, आदि मानव को चार पैरों पर चला करते, मतलब दो हाथ दो पैरों पर चला करते थे। अब वो धीरे धीरे उसमें विकास आया और परिवर्तन आया।
उन परिवर्तनों के आधार पर वे दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन है कि दो पैरों पर खड़े होकर चलने के बाद का लाभ क्या हुआ, मतलब आदि मानवों को दो पैरों पर खड़े होकर चलने का लाभ क्या हुआ। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आदि मानव के दो पैरों पर चलने के निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? तो नंबर 1, दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण उसके हाथ वस्तुओं को पकड़कर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। पहला क्या है कि दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण आदि मानव जब दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किए तो उस क्षमता के कारण आदि मानवों के अंदर हाथ से वस्तु पकड़ने, हाथ से वस्तु पकड़कर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास हुआ, यानी ले जाना शुरू किया। उसके बाद नंबर 2 में है हाथों के प्रयोग से संतुलन बना और पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ी। मतलब दो पैरों पर खड़े होने के बाद हाथ से जब किसी चीज को उठाया जाता था या हाथ छोड़कर, यानी केवल दो पैरों पर चलने के बाद क्या हुआ, तो हाथों का, दो पैरों पर खड़े होने का संतुलन, यानी दो पैरों पर खड़े होने के संतुलन, चलने की कुशलता बढ़ी, उनका संतुलन बना और दो पैरों पर खड़े होकर वो चलना प्रारंभ होती है। नंबर 3 में है हाथों के इस्तेमाल औजार बनाने में काम आया। जब हाथ मुक्त हो गया, हाथों का कोई काम नहीं था, मतलब हाथों से चलना नहीं था, तब जाकर के हाथों के जो काम है वो किसमें, तो औजार बनाने में भी हाथों के काम को लिया गया, मतलब हाथों को औजार बनाने के कामों में लिया गया। नंबर 4 में है चलने से उसकी शारीरिक ऊर्जा की खपत अन्य कार्यों में लगने लगी। मतलब जब चलना शुरू कर दिया तो उनकी जो शारीरिक ऊर्जा थी, शारीरिक ऊर्जा दो हाथ और दो पैरों से, यानी चार पैरों से चलने के बाद जो है ज्यादा खपत होती थी, लेकिन अब जो दो पैरों से केवल चला जा रहा है तो उसकी जो शारीरिक ऊर्जा बच रही है वो शारीरिक ऊर्जा कहाँ, तो किसी अन्य कामों में भी उस ऊर्जा का उपयोग किया जाने लगा। प्रश्न संख्या 24 क्या है, तो कह रहा है कि क्या खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा था। क्वेश्चन है कि क्या खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा था। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि मेसोपोटामिया का मुख्य भूमि प्रदेश काफी उपजाऊ था। क्या है कि मेसोपोटामिया का मुख्य भूमि प्रदेश काफी उपजाऊ था। क्या है कि मेसोपोटामिया जो है वहां की जो मुख्य भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण खानाबदोश पशुचारकों का झुंड यहाँ आता था। कहा क्या जा रहा है कि खानाबदोश पशुचारकों का झुंड वहां आता था अपने पशुओं को चराने के लिए आता था। ये किसानों के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को पानी पीने ले जाते थे। मतलब किसानों के द्वारा बोए हुए खेतों में से, मतलब खेतों में होते हुए अपनी भेड़ और बकरियों को क्या करते थे, पानी पिलाने ले जाते थे, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता था। इसके अतिरिक्त ये पशुचारक किसानों के गांवों को लूट लेते थे। पशुचारक क्या है, पशु चराने वाले एक पूरा झुंड हुआ करते थे और ये क्या करते थे, तो वो गांव को लूट भी लिया करते थे। इस प्रकार ये स्थानीय किसानों के लिए खतरनाक थे, जिसके कारण शहरियों को खतरा बना रहता था। मतलब शहरियों को इस बात का डर रहता था कि कहीं खानाबदोश पशुचारक कहीं पर हमें लूटने की योजना तो नहीं बना रहे या कहीं पर छुपे हुए तो नहीं है। तो इस तरीके से खानाबदोश पशुचारकों के द्वारा शहरी जीवन को खतरा हुआ करता था। तो लीजिए, आप या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 25, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या है, संजाति वृत्त से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है कि संजाति वृत्त से आप क्या समझते हैं, यानी संजाति वृत्त क्या है, संजाति वृत्त किस प्रकार का है, उससे आप क्या समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। संजातीय वृत्त में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। कहा जा रहा है कि संजातीय वृत्त में किसका अध्ययन किया जाता है, तो संजातीय वृत्त में समकालीन नृजातीय समूहों का अध्ययन किया जाता है। मतलब संजाति वृत्त
संजाति वृत्त में किसका अध्ययन किया जाता है? तो संजाति वृत्त में समकालीन नृजातीय समूह का अध्ययन किया जाता है। इससे उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधनों, तकनीकों आदि का पता लगाया जाता है। मतलब ये जो दिख रहा है संजाति वृत्त से समकालीन नृत्य जाति समूहों के खान पान, रहन सहन, उनकी आजीविका, साधन, तरीकों, इन सभी का पता लगाया जाता है। जिसके अतिरिक्त समूहों में स्त्री पुरुष की भूमिका, राजनीतिक संस्थाओं तथा सामाजिक रूढ़ियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही उनके कर्म कांडों तथा रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा वृत्त है, संजातीय वृत्त एक ऐसा समूह है या ऐसा अध्ययन है जिसके अंतर्गत समकालीन नृत्य समूहों का अध्ययन किया जाता है। अब उसमें किस किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? तो समकालीन नृजातीय समूह में रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन का रीति रिवाज, और उसके बाद है उसके अतिरिक्त उनकी राजनीति क्या है, संस्थाएं क्या है, सामाजिक क्या है, रूढ़िवादियां, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या है। तो कह रहा है कि हिमयुग का आरंभ कब हुआ? प्रश्न संख्या 26 कि हिमयुग का आरंभ कब हुआ? और प्रश्न संख्या 27 है कि हिमयुग का अंत कब हुआ? तो हिमयुग का आरंभ, हिमयुग का आरंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। मतलब हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ? तो हिमयुग का प्रारंभ आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग का आरंभ हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ध्रुवीय हिमाच्छादन से। कहाँ से हुआ था? तो ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। और लगभग कब हुआ? तो आज से 25 लाख वर्ष पूर्व पहले। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 है कि हिमयुग का अंत कब हुआ? मतलब हिमयुग का, आज से हिमयुग का प्रारंभ यानी आज के समय से हिमयुग का जो है वो प्रारंभ कब हुआ? तो आज के समय से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग का प्रारंभ हुआ। और अंत कब हुआ? तो आज से लगभग 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। आज से लगभग 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का क्या हो गया? अंत हो गया। हिमयुग के अंत के बाद मानव में कई सारे परिवर्तन आए। कहा जा रहा है कि हिमयुग के बाद यानी जिससे मानवों में कई यानी अनेक परिवर्तन आए। जैसे कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? तो खेती करना, पशुपालन इत्यादि। ये सारे परिवर्तन कब आए मानवों में? ये सारे परिवर्तन हिमयुग के अंत के बाद आया। और हिमयुग का अंत कब हुआ? तो लगभग आज से 13,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। यहाँ 11th का इतिहास और कुछ ही दिनों में यहाँ होम साइंस भी इसी प्लेटफॉर्म पे शुरू करने जाऊँगी, मतलब शुरू कर रही हूँ। और हिंदी की तो क्लास चल ही रही है, इतिहास की चल ही रही है। कुछ दिनों में मैं होम साइंस की क्लास भी लेकर आ रही हूँ। और मेरा दूसरा चैनल SA इंस्टीट्यूट के नाम से है, उस पर क्लास 12 के इतिहास को शुरू किया जा रहा है लगभग 1-2 दिनों के अंदर ही। धन्यवाद।